हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 6वीं की विज्ञान, वो भी 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका। तो जो 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका जो आप लोगों को स्कूल द्वारा दी गई है, तो उसका मैं पार्ट 11 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की विज्ञान की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका का पार्ट 11 का संपूर्ण सोल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पार्ट 1 से 10 तक कर ही लिया होगा आप लोगों ने संपूर्ण सोल्यूशन, और आज के इस वीडियो में पार्ट 11 का ही कराएंगे। तो पार्ट 11 पे लिखा है यहाँ पर अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। ठीक है, प्रकृति की अमूल्य संपदा। ठीक, ये हो जाएगा आपका पार्ट का नाम। चलिए तो सही देख दो सब पता यहीं से। तो यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले देख लेते हैं। तो पहले लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें लिखा है सुप्रिया ने वन क्षेत्र में देखी गई कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध की है। कागज के लिए पेड़ों को काटना, रबड़ के पेड़ों के लेटेक्स का इकट्ठा करना, लोग गिरे हुए जामुन और मेवे को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो उसके आगे लिखा है यहाँ पर मवेशी भी चरते हैं इनमें। ठीक है, तो कौन सी गतिविधि वन क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल फर्स्ट, जिसमें आ जाएगा कागज के लिए पेड़ों को काटना। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आप लोग इस पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने दूसरे विकल्प में लिखा है यहाँ पर मृदा के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जो मृदा होता है उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं, तो वो लिखना है। तो इसमें लगे हम लोग उपयुक्त सभी, क्योंकि जो होते हैं पौधों की जड़ों को दृढ़ता से पकड़ दे रखते हैं, जल को अनावश्यक रूप से बहने से रोकती है, सी है पौधों से गिरने वाली पत्तियों को सड़कर मृदा के पोषक तत्वों की समृद्धि करती है। तो ये क्या है, इसके ये हो जाएंगे तीनों के तीन जो हो जाएंगे आपके सही, यानी कि उपयुक्त डी ऑप्शन आपका सही है। तो डी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा यहाँ पर उत्तर में आप लोग लिख देंगे उपयुक्त सभी। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत का पूछा गया है यहाँ पर, सही का नहीं पूछा गया है। तो गलत का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन, जिसमें लिखेंगे हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, हवा हर जगह तो मौजूद होती है लेकिन मिट्टी में नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोग डी ऑप्शन पर आप बिल्कुल सही के चिन्ह लगा के आप लोग नीचे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु के बारे में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वायु के बारे में नहीं है। तो इसमें हो जाएगा यह स्थान घेरती है, यह पारदर्शी होती है, यह गैस है, या यह यौगिक है। तो आप लोग यह एक यौगिक है। इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे और नीचे उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, अगला 5वां विकल्प है। 5वें विकल्प में लगा प्रकृति में पेड़ों के महत्व से संबंधित कथन है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, जिस वाले डी वाले पे राइट का चिन्ह लगाए यहाँ पर लिखने उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें वे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वे भोजन पे आश्रय दोनों प्रदान करते हैं, वे पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। तो ये पेड़ होते हैं जो सारे के सारे काम करते हैं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला 6वां, जिसमें लिखा वनों को बताने के लिए कौन सा उपयोग अपनाया जाए? ये बचाने के लिए करना था, तो बताने की जगह बचाने लिखना था। तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षारोपण करना है, वृक्ष को लगाना, तभी अपन लोग वन को बचा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां विकल्प में लिखा है यदि जल प्रदूषण बढ़ता है तो कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलेगा? तो अगर जल प्रदूषण बढ़ता है तो इसमें हो जाए समुद्री जीव जंतुओं की संख्या घटेगी। जी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर 8वां लिखा मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग होता रहा है, तो सबसे गंभीर समस्या क्या होगी? तो इसमें हो जाए संसाधन समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो ये आपका 8वीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां। तो 9 में लिखा हमारे जीवन में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें जाएगा पौधों द्वारा भोजन बनाना। और आगे देखते हैं आगे 10वां, जिसमें लिखा है स्लेट जैसी प्राथमिक चट्टानों का उपयोग सामान्यतः किसके लिए की जाती है? तो ये हो जाए छत्र निर्माण के लिए। किसके लिए की जाती है? छत्र निर्माण के लिए। तो इसका 10वीं का ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके सही विकल्प पूरे सही में सही कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने भर भी लिए होंगे। चलिए अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देख सकते हो रिक्त स्थान हमें इस प्रकार से करना है, और साथ ही साथ जो नीचे दिए हैं इनको हमको इन्हीं में से देख के भरना है। तो पहला लगा प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कितनी मार्च को? तो 22 मार्च को। पहले मान लेंगे 22 मार्च। दूसरा लिखा यहाँ पर सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का प्रदान करता है। जो सूर्य होता है वो ऊष्मा और प्रदान दोनों हम लोगों को प्रदान करता है। तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं। तीसरे रिक्त स्थान में लिखा है यहाँ पर
लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। जो ईंट होती है उसके सामग्री के रूप में किया जाता है। फिर है मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और अगला, अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं उन्हें प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपके क्या रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। तो पहला लिखा यहाँ पर, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है? जो पृथ्वी की चारों ओर जो वायु होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित गैसों के नाम लिखिए। जो वायु में जो गैसें उपस्थित होती है उनके नाम लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम और हाइड्रोजन और आर्गन। जी क्या है? पृथ्वी में जो गैसें उपस्थित हुई उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला है चौथा, जिसमें लिखा है पवन चक्की कैसे कार्य करती है, इसके कोई तीनों उपयोग लिखिए। पवन चक्की आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, तो वही है। तो हम लिखेंगे पवन चक्की पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो पवन चक्की होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तन करती है। और उपयोग लिखेंगे विद्युत उत्पादन, कुएं से पानी ऊपर खींचना, आटे की चक्की, मतलब इन सब के लिए अपन इस पवन चक्की का उपयोग करते हैं। पांचवा लिखा यहाँ पर पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन कौन सा है। जो पेट्रोल होती है, डीजल होती है, इनके उपयोग मतलब अंतर में अगर हम अंतर करें कौन बढ़िया बेस्ट है, तो इसमें हो जाएगा आपका पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में प्राकृतिक गैस सीएनजी स्वच्छ सबसे ईंधन है। अब तो सीएनजी से भी चलने लगी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी, तो वही सबसे स्वच्छ है, जिससे ना तो अपना कोई पर्यावरण प्रदूषण होगा, ना ही किसी प्रकार की हानिकारक अपना पर्यावरण होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। छठवां आप लोग सामने यहाँ पर निम्नलिखित को नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन, खनिज, वायु। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? तो नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देखो नवीकरणीय में आ जाएंगे आपके का वन, वायु। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये है वन, वायु। और अनवीकरण में आ जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज आ गई। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7 में लिखा है कि खनिजों से निकलने वाले धातुओं के नाम लिखिए। जो खनिज होते हैं उनसे क्या क्या धातु निकलते हैं, तो हम लिखेंगे आगे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, चांदी और निकेल। तो ये क्या है? ये खनिज द्वारा हमें प्राप्त होने से, खनिज होते हैं ना, उनसे ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और अगला आप लोग सामने 8वां, जिसमें लिखा है मिट्टी के कणों के बीच स्थान पौधों की वृद्धि को कैसे सहायता करता है और यह जड़ों को क्या लाभ प्रदान करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, यहाँ से मिट्टी के कणों के बीच एक स्थान पौधों की जड़ों को वायु संचार और जल साधन करने में सहायता करता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिले। तो यहाँ पर है लिखना है, तो जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। और 9वां, पृथ्वी पर नदियाँ का जल स्रोत सूख जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेंगे पृथ्वी पर जल स्रोत सूखने से मानव और पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और हम 10 की बात करें तो 10वें क्वेश्चन में लिखा है पवन चक्की फार्म क्या है। जो पवन चक्की फार्म बोलते हैं वो क्या है? हमारे देश में प्रमुख पवन चक्की फार्म कहाँ कहाँ हैं। तो लिखें पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जहाँ अनेक पवन चक्कियाँ पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। तमिलनाडु के मुपंडल, राजस्थान और जैसलमेर और महाराष्ट्र के ब्रह्माबेल प्रमुख पवन चक्कियाँ फार्म, मतलब इन जगह पर ये पवन चक्कियाँ अधिकांश संख्या में लगी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? लघु उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है यदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो भविष्य में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी से ऊर्जा संकट, पानी की कमी और खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण, जल परिवर्तन होगा, जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ से ये लिखा यदि आपके एक रहवासी क्षेत्र में जल संकट हो जाए तो आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसका लेंगे जल संकट के उपाय अपनाने, पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे, पानी के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, समाज को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है यहाँ पर, ये लगा जिसमें लगा है क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे।
अपने विचार लिखिए। तो हम लिखेंगे सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे तो पृथ्वी पर तापमान गिरेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे पौधों का विकास रुक जाएगा, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है 14 में जीवाश्म ईंधनों के संरक्षण के लिए आप क्या योगदान दोगे? कोई 3 विधियां लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन के लिए लिखना अपन को, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे पास के स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएंगे, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करेंगे। तो ये इससे अपन क्या जो ईंधन होते जाए पेट्रोल डीजल, तो इनको अपन बचा सकते हैं, ठीक है, इन सब का उपयोग करके। और क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था कि जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हमें किस प्रकार की ऊर्जा के विकल्पों का चयन करना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, देखो जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हम प्राकृतिक ऊर्जा जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें लिखा है कोई 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, इनका उपयोग कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो लिखेंगे जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हम प्राकृतिक ऊर्जा जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मिट्टी के घटकों के नाम लिखे, एक किस प्रकार बनते हैं? तो लिखेंगे पानी का उपयोग, खाना पकाना, बिजली का उपयोग, परिवहन आदि उपयोग करने के उपाय। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे उनके उपाय उपयोग, और यहाँ लिखे उपयोग करने के उपाय। तो पानी का कम उपयोग करें, उपयोग के बाद बिजली बंद कर देना चाहिए। तो ये है जो कि इनके द्वारा अपन कर सकते हैं। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, लकड़ी, ठीक है, जिन्हें अपन द्वारा भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरण वो संसाधन है जिन्हें हम उपयोग के बाद प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। जैसे मान लीजिए कि अपन ने 1 लीटर पेट्रोल लिया, ठीक है, वो अपन ने मोटरसाइकिल द्वारा उसको जला दिया, तो वो दोबारा तो प्राप्त होगा नहीं, परंतु जो जल है, जल का जैसे मान लो अपन ने उपयोग किया, नहाया है, तो वो वापस बन के ऊपर उड़ गया, ऊपर से फिर दोबारा फिर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें प्रश्न पूछा गया है यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उसी मात्रा वर्तमान प्रतिशत दर से आधी रह जाए तो इसका मनुष्य और अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आधी रह जाए तो मानव एवं अन्य जीवों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कम ऑक्सीजन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या होंगी, ऊर्जा में कमी आएगी, जिससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है दीर्घ उत्तीर्ण हो जाएगा औद्योगिक अवशिष्ट और कृषि अवशिष्ट के अलावा कुछ मानवीय गतिविधियां क्या हैं जो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, और ये गतिविधियां हमारे जल संसाधनों की गुणवत्ता और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ से आ जाएगा, देखो लिखेंगे घरों से निकलने वाला अवशिष्ट कचरा, जानवरों को जल स्रोत के पास नहलाना, मृत शरीर को नदियों में बहा देना और जल निकाय में कचरा डालना, यह सभी जल प्रदूषण के कारण है। जल निकाय के पास कचरा डालने से प्रदूषण होता है, जलीय जीवों यहाँ पर जीवों को नुकसान होता है और जल स्रोत की सुंदरता और उपयोगिता कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर बड़ी ही आसानी शब्दों में लिखेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लगा है वायु प्रदूषण के लिए मानव किस प्रकार जिम्मेदार है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 2 उपयोग लिखना है, तो जी लिखना है यहाँ से मानव द्वारा वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, और विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले धुएं और सामान्य रूप से उद्योग वाहनों में ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण भी होता है। इसे कम करने के लिए हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा को स्रोतों को बढ़ाना देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर दिया है 22वां। तो 22वां क्वेश्चन को उत्तर क्वेश्चन का उद्योग और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ों
वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, इसका मानव जीवन पर और प्रभाव क्या पड़ रहा है, लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ से जी रहा है, यहाँ पर लिखेंगे उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं के कारण पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है, जिससे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सांस संबंधी समस्या हो रही है, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की भी समस्या बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 6वीं वाले जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को यहाँ तक देखें बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी कुछ ही महीनों बाद, तो उस अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर डालूंगा, जिससे आपको मिल जाएंगे वो पेपर, वो आप लोग अच्छे से प्राप्त, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन लगा यहाँ पर, अपने घर के आसपास के क्षेत्र को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए आप किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। तो चलेंगे वृक्षारोपण, किचन गार्डन, पार्क और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और जन संरक्षण एवं दूसरों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जी हाँ, सूर्या के पिता उसे हर दिन अपनी कार से स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि वे प्रदूषण बढ़ाने में भागीदार हैं, तो उन्होंने स्कूल परिवहन का उपयोग करना शुरू कर दिया। जिन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इन जीवाश्म ईंधनों का बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग क्यों करना चाहिए। तो लेकिन जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन है और इनके जलने से प्रदूषण होता है, इसलिए इनका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हमें ऊर्जा के कौन से विकल्प स्रोत का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नए वैकल्पिक स्रोत की किस प्रकार पर्यावरण की मित्रता है। तो नए वैकल्पिक स्रोत सार्वजनिक वाहन है, जिससे हम प्रदूषण कम होगा। और चौथा है यहाँ पर, सूर्या के पिता द्वारा मौलिकता परिलक्षित होती है। तो लिखेंगे सूर्या के पिता कार की जगह स्कूल वाहन का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का आंसर। और फिर लग जाते हैं यहाँ से आपके प्रोजेक्ट कार्ड। तो प्रोजेक्ट कार्ड में पहला प्रोजेक्ट है वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित बिंदु को उत्तर देना है। तो पहला लगा, अपने स्थानीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की नई सूची बनाइए। तो सूची ये रही है, परिवहन से होने वाले उत्सर्जन, जैसे गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, और औद्योगिक प्रक्रिया, कारखाने, बिजली, घरेलू गतिविधियाँ, लकड़ी और कोयला। तो ये घरेलू वाला पे यहाँ पे भी लिख सकते हो, घरेलू, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और दूसरा अगर देख रहे हैं, आप इन कारणों को जानकर वायु प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय करेंगे। तो लेकिन अधिक पेड़ पौधे लगाना, वाहनों की सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए सख्त नियम बनाना, कचरा जलाने पर प्रतिबंध, धुएं को नियंत्रित करने के लिए फिल्टर का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वायु प्रदूषण को हानिकारक प्रभाव क्यों लिखिए। तो लेकिन श्वास संबंधी रोग जैसे अस्थमा, COPD, हृदय रोग, कैंसर और आंखों में जलन। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण से जो हानिकारक प्रभाव होते हैं वो है। और चौथा लगा है, वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे आसपास पाए जाने वाले जंतुओं पर किस प्रकार हो रहा है। तो लेकिन श्वसन संबंधी बीमारियां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रजनन क्षमता में कमी और यकृत की समृद्धियाँ, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर 2, जिसमें लगा है, मान लीजिए कि आप एक इको क्लब मॉनिटर हैं। अपने शिक्षक की सहायता से अपने विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान कीजिए। इस गतिविधियाँ के आयोजन के लिए आवश्यक चरणों की सूची बनाइए। लगाए गए वृक्षों के नाम, उनके महत्व को सूचीबद्ध करते हुए रिपोर्ट तैयार कीजिए। चलिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे, वृक्षारोपण अभियान एक ऐसा आयोजन है जिसमें पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य पेड़ लगाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान या कोयला मंत्रालय का हरित पहल अभियान। इन अभियानों में सरकारें, निजी कंपनियां और स्वच्छ सेवाओं के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं, जिससे हवा गुणवत्ता सुधरती है और तापमान कम होता है, ऊर्जा की लागत घटती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, आपका प्रोजेक्ट दूर। और अब आप लोगों के सामने यहाँ पर पार्ट 11 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 12 का, और आपकी विज्ञान पूरी तरह से खत्म हुई
और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो आर्य भाषा पेपर के आएंगे, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।